वन, है ना? जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश किया जा रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जिसका मेन काम होता है कॉस्ट को फाइंड आउट करना, है ना? जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जो कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। फाइनेंशियल रिजल्ट का एज अ होल पूरा बिजनेस के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार में शो करता है। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग एक टेक्निक्स है ना? डिटर्मिनेशन या सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। किसका ब्रांच है? अकाउंटिंग का। बाय मींस व्हिच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एंड सर्विसेज आर असर्टेन एंड कंट्रोल, जिसके जरिए कॉस्ट प्रोडक्शंस को नापा जाता है और कंट्रोल किया जाता है ना? आई कांटेक्ट तुम लोग का बोर्ड की तरफ होना चाहिए या मेरे तरफ होना चाहिए? कॉपी में कुछ भी। तो आंसर विल बी ए का 3, बी का 1 और टू का सी का 2। क्या बोले? C2 इंस्टीट्यूट क्या चीज? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट यही होता है। ठीक है, देखो भगवान करे, बोलो बोलो तुम लोग का अच्छा रिजल्ट होगा। बोलो भगवान करे, आमीन। विच आर द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट सेंटर? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कौन सा है इसमें से? क्या वो बोलो? मशीन शॉप सेंटर है। मशीन शॉप सेंटर है इन पावर इंडस्ट्रीज। पावर इंडस्ट्री में क्या यूज करते हैं हम लोग? किलोवाट। द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ अ सर्टेन कॉस्ट। देखो अभी पढ़े ना हम लोग टेक्निक, कॉस्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, है ना? द केमिकल इंडस्ट्रीज कॉस्ट यूनिट इज लीटर। विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट इज अ डायरेक्ट मटेरियल? कौन सा डायरेक्ट? अच्छा बेटा, आयरन ओर। विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट? कौन सा इसमें से लेबर कॉस्ट है? प्रोडक्टिव वेजेस। क्या चीज? आएगा नहीं तो दिख नहीं रहा है। चल बताऊंगा, बता बता दो सुधांशु। द कॉस्ट इज 200, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 200 यूनिट का 1400 रुपया। सुन, हाँ, 400 यूनिट का अगर अगर फिक्स रहता तो ये 1400 रहता। अगर फिक्स रहता तो क्या रहता? ये भी 1400 रहता। 1400 तो रहा नहीं, अब थोड़ा सा बढ़ गया कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल रहता तो 200 के से डबल हो गया ना ये, तो ये भी डबल हो जाना चाहिए। क्या डबल हुआ? नहीं, तो डबल भी नहीं हुआ और बढ़ भी रहा है, तो ये सेमी वेरिएबल है लेकिन उस पोर्शन में नहीं है जिस पोर्शन में होना चाहिए। समझ में क्या बोले? हाँ, यही अगर 1400 से सीधा 2800 हो जाता, क्या हो जाता? क्योंकि यूनिट डबल हुआ था। यूनिट, तो कॉस्ट भी क्या होना चाहिए था? तो डबल हुआ नहीं, सेमी वेरिएबल है। एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। क्या हो जाता है? या फिर ओवरहेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओवरहेड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मटेरियल? कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है? देखो ना ना, कैरेज ऑन मटेरियल, लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वेस्टेज एंड फैक्ट्री स्टोर्स। कैरेज कैरेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट मटेरियल के साथ ही क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अच्छा, वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4 लाख रुपया, डायरेक्ट वेजेस है 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अब प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए समझो, प्राइम कॉस्ट होता है, उस प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं ऑफिस का खर्चा, तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझो, 4 लाख दिया है ये, डायरेक्ट वेजेस का कुछ लेना देना नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 2 लाख का 60% निकालेंगे तो 1,20,000 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड क्या बोला है?
कुछ भी है तो वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, दिया है वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने वर्क कॉस्ट दिया, फैक्ट्री कॉस्ट दिया है 4 लाख, और ये है 1,20,000, तो बचा कितना 2,80,000, 280 के साथ एक 20 ऐड करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। तो हमको ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, और उसमें से फिर हम ये लोग निकाले, हम लोग क्या निकाले, फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि कितना बोला था, वेजेस का 60%, है ना, तो माइनस किए 4 लाख से 1,20,000, तो क्या फिगर आ गया, 2,80,000, तो यही आंसर हो जाएगा, 2,80,000। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, किसका खर्चा है, वो फैक्ट्री ओवरहेड है। कौन सा ओवरहेड है, अगर पावर रहता, क्या रहता, पावर का अगर खर्चा रहता, किसका खर्चा रहता, पावर का खर्चा रहता, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस होता है या प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है, जैसे हम बता रहे हैं, जब जब कंपनी के अंदर में बड़ा बड़ा मशीन चलता है ना, मशीन को चलाने के लिए पावर का जरूरत होता है, और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसके लिए पावर का जरूरत नहीं, हम लोग पावर लेकर रखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लेकर रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसका चक्की चलता है ना, जो प्रोडक्शन करता है गेहूं से आटा बनाता है, वो लोग क्या लेके रखता है, पावर, पावर माने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना, तो पावरफुल वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का पावर लेके रखता है, तो उन लोग के लिए पावर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है, मतलब प्राइम कॉस्ट है, जो भी हो। ऑल द कंपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब चीज किया जाता है, फाइनेंस कॉस्ट को नहीं लिया जाता। वर्क कॉस्ट एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, तो ये भी तो है ना, प्राइम कॉस्ट, और वो भी एक टाइप से सही था, तू समझा, देखो ये तीनों मिला के तो प्राइम कॉस्ट ही हो गया, कौन सा तीनों मिला के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के क्या हो गया, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। सेल्स है 4,50,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है इतना इतना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इतना, तो क्या कितना पूछा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पूछा है, ठीक है। सुनो, इसमें सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है, किसका काम नहीं है, अच्छा समझो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, इसके साथ ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करते हैं, तो जो आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3 लाख, कितना दिया हुआ है, अच्छा, फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, ओपनिंग है 23,000 और क्लोजिंग है 30,000, चूंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो इस 3 लाख के साथ ये इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, 7,000 कम, 7,000 कम, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये प्लस किए 3,07,000 हो जाएगा, ये तीन, 3 30 में से 23 गया, 3,07,000, 3 लाख, ऑप्शन है 3,07,000, 3,07,000, विच व्हाट द प्राइमरी बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, प्राइमरी बेसिस क्या है, किसके बेसिस पे बांटा जाता है ना, एस्टिमेशन, कॉस्ट क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, किस चीज को, कॉस्ट को, हाउ मेनी वे ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल, कॉस्ट को कितने तरीके से क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है ना, देयर आर मेनी वे, जैसे भैया, जैसे हम बता रहे हैं, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या था बोलो, एक एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एलिमेंट के बेसिस पे था, बिहेवियर के बेसिस पे था, है ना, और तुम्हारा क्या था, हाँ, फंक्शन के बेसिस पे था, तो बहुत सारा तरीका होता है क्या करने का, कॉस्ट को क्लासिफाई करें, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, नेचर के बेसिस पे भी था, इसके बेसिस पे था, तो देयर आर मेनी वे टू यूज इट, डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज हट,
चार्जेबल एक्सपेंसेस होता है। कहाँ कहाँ से सीखता है भाई, कॉन्फिडेंट इतना, गलती को छाती चौड़ा करके, चोरी की है छाती चौड़ा करके, आता भले नहीं हो, लगना चाहिए सबको क्या आ रहा है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस क्या होता है, जहां पे गुड्स रखा जाता है बेचने के लिए, क्या करने के लिए, तो जैसे ही ऑर्डर आता है कि मेरे को 500 पीस भेज दो, तो गोडाउन से उठाते हैं और बेच देते हैं, तो उसी को वेयर हाउस बोलते हैं। वेयर हाउस किस किस चीज का काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। एक वेयर हाउस होता है रॉ मटेरियल के लिए, जिससे उससे निकल के प्रोडक्शन के लिए जाता है। एक वेयर हाउस होता है जिसमें से क्या होता है, फिनिश गुड्स रखाता है। तो यहाँ पे वेयर हाउस जो है एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। कैसा कॉस्ट है, द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब शुरू होता है टैक्स, क्योंकि 20% मैंने 20 मार्क्स का कॉस्ट आएगा, 20 मार्क्स का टैक्स आएगा। द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। इनकम टैक्स, कौन सा टैक्स, जो इनकम पे लगाया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट वाज फोर्स सिंस 1961। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन example of direct tax, income tax? The nature of income tax is प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है भैया, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स भी बढ़ेगा, है ना। द प्रेजेंट इनकम टैक्स 1961 वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 टू 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 एप्लीकेबल टू से हुआ है, एप्लीकेबल टू से हुआ है ना। लागू हुआ था वन में, लागू हुआ था। जैसे इस साल कोई भी निर्मला सीतारमण कुछ भी अनाउंस करेगी, लाइक 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, तो ये अभी बोला गया, प्रपोजल है, ये क्या है, प्रपोजल है। ये लागू होगा अगले साल से, लागू होगा अगले साल से, इस साल से लागू नहीं होगा। देर आर डैश हेड ऑफ इनकम। कितना समझदार है तुम लोग, कौन पढ़ाता है तुम लोग को, बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक, द टर्म प्रीवियस ईयर को और किस नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है, किसको, प्रीवियस ईयर, किसको, द The term assessment year is mentioned in section 2 subsection 9. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले एग्जेम्प्टेड था, अब फुल्ली टैक्सेबल हो गया है। डेली अलाउंसेस टू एमपीएमएलए, एमपीएमएलए को जो भी अलाउंसेस मिलता है ना, वो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स नहीं लगता है उस पे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एससीसी इज डिटरमाइंड एज पर, रेसिडेंशियल स्टेटस किसके हिसाब से डिटरमाइन होता है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, द रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर, किसके लिए पता किया जाता है, प्रीवियस ईयर के लिए पता किया जाता है, किस चीज को, रेसिडेंशियल स्टेटस को, है ना। इनकम विच एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया बट आर रिसीव इन इंडिया, देखो इंडिया में रिसीव करो या इंडिया में एक्रू, क्या बोले फिर से बोलो, इंडिया में रिसीव करो या इंडिया में एक्रू हो, है ना, तो उस टाइप के इनकम को जो है वो सबको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता है, यू हैव टू पे द टैक्स। अगर तुम कहां से, इंडिया में अगर किसी भी टाइप का पैसा रिसीव कर लिए तो गलती से भी, टोटल इनकम, क्या बोले फिर से बोलो, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, फॉरेन नेशन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज, 180 डेज, है ना। प्रीवियस ईयर फॉरेन नेशन था, वो पहली बार इंडिया आया, वो भी 180 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, टैक्स नहीं है ना, कॉस्ट टैक्स नहीं है ना तुम्हारा, हाँ ठीक है, वेट करो थोड़ा। 180 दिन के लिए प्रीवियस ईयर में आया था, कितना दिन के लिए आया था, तो 180 दिन के लिए अगर कोई इंडिया में आया है पहली बार, है ना, उसको टैक्स देने, वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि कम से कम उसको 182 दिन रहना पड़ेगा। इनकम विच एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसा इनकम जो कि एक्रू और अराइज इंडिया से बाहर हुआ है, मैंने कमाया भी बाहर है, रिसीव भी
बट ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी बाहर किया है। कोई भी घर का आदमी जो बाहर जाके कमाए खाए रहे, तीन टाइप के आदमी हम तुम लोग को बताए थे कि रेसिडेंस में तीन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम प्यार से घर का बेटा बोलते हैं, है ना। एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम घर का दामाद बोलते हैं, है ना। और एक होता है नॉन रेसिडेंट, जिसको हम पट्टीदार बोलते हैं। तो पट्टीदार कब तुमको पैसा देगा? पट्टीदार तब देगा जब तुम्हारे घर में आया और तुम्हारे घर से उसके बेटा बेटी को पैसा मिला है, तो वो भी तुम्हारे बेटा बेटी को पैसा देगा। तुम नहीं दोगे वो भी नहीं देगा, है ना। दामाद के केस में क्या है, ऐसा नहीं है ना। वो अगर ऐसा है कि कहीं पे गया है लोग और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से, माने कहीं ना कहीं रिलेटिव का ही है लोग, है ना। और मेरा बेटा बेटी अगर कभी भी बाई चांस बाहर में भी मेरे जय जी से मिल गया, है ना, तो वो उसको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, चॉकलेट वगैरह खरीद के दे देंगे, क्योंकि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? जानते ये लोग जाएगा वापस इंडिया में ही, जाएगा वापस इंडिया में ही। पापा को मैंने मेरे को बता देगा लोग कि चॉकलेट वॉकलेट मिला था, कि पट्टीदार नहीं दिया तो पट्टीदार से उम्मीद भी करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर घर के जो बड़े हैं, मैंने बड़े इन द सेंस की जिनको हम लोग अपने घर का क्या बना के रखे हैं, मैंने कपार का दर्द सौंप के रखे हैं, दामाद, है ना? तो उनके लिए हम लोग क्या होगा कि अगर रिसीव इंडिया में होगा, अर्न इंडिया में होगा, तो टैक्स देंगे ही। रिसीव भले बाहर हो, और क्या बोलते हैं, रिसीव भी बाहर हो, कमाया भी बाहर है, लेकिन अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, कंट्रोल इंडिया मेरे वजह से कुछ इनकम उनको हुआ है ना, तो वो टैक्स देंगे। बेटा क्या होता है, किसी भी हाल में पैसा आएगा। तुम घर में जमीन खरीदना है तो भी पैसा देगा, है ना। बिल्डिंग खरीदना है तो भी पैसा देगा, बेटी का शादी होगा तो भी पैसा देगा, है ना। कुछ भी होगा पैसा, पटीदार आएगा, सब्जी खरीदने का भी पैसा कौन देगा? बेटा ही। तो कुछ भी हाल में बेटा तो देगा ही, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको छोड़ दिया जाएगा। किसको? देखना, तुम घर में सबसे कम इज्जत होता है बेटा का। किसका? और सबसे ज्यादा इज्जत होता है दामाद का। काहे का कि घर का कपार दर्द लेके चला गया लोग। कपार दर्द समझ रहा है तुम लोग? मेरी बहन रहती तो अभी तक तो या तो वो जेल में रहती या तो हम जेल में रहते हैं। अगर अभी तक बहन का शादी नहीं हुआ रहता तो या तो वो जेल में रहती, कभी कभी तो मर्डर वाला केस आ जाता था। बस हाफ मर्डर केस नहीं करते थे हम लोग पुलिस में जाके, एक दूसरे का हाफ मर्डर करके छोड़ देते थे, है ना। होता है ना, WWE खेला जाएगा। ये कब स्टार्ट होता है? जब घर में कोई नहीं होता है ना। खेला जाए, WWE खेलेगी। हाँ खेला जाए, ले मारा पीटी, ले लाते लाते, ले जूता, जितना दिन का खीस होता है सब उतार दो एक के दिन में। हम तो खाली हाँ मौका ढूंढते कि ये खाली मारा पीटी हो ही जाए। एक ढेर दिन से हम देखा था नहीं कि बदमाशी कर दिया। होता है कि नहीं तुम लोग के साथ? एकदम मार के कहीं माथा फाड़ देना तुम लोग। ओए, कही गई बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। बेटा मार के माथा फाड़ दिया, बोला कि सीटू गया तो बोले थे। अब बेटा वीडियो दिखा देगा तुम लोग। नहीं, हम माफी मांगते हैं, ऐसा कोई भी भाई बहन के साथ ऐसा अगर होता है तो वो भाई बहन ही उसका जिम्मेवार होगा। ओए, हाँ कहाँ थे हम लोग? इनकम विच एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर कमाया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो बेटा पैसा देगा, माने रेसिडेंट पैसा देगा। सिर्फ कौन देगा? रेसिडेंट, है ना। बाकी दो जन पैसा। इनकम डीम टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, इंडिया में कमाया जाएगा। इंडिया में कमाओगे बाबू, कोई भी हो, पटीदार भी हो, तो उससे भी छीन के ले लेंगे हम लोग, है ना। अगर मेरे वजह से तुमको इनकम हुआ है और इंडिया में इनकम हुआ है, तो घर में आए हो ना, तुमको जाने नहीं देंगे जब तक तुम मेरा बेटा को पैसा, है ना। इनकम विच एक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? तो कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है मतलब कि बेटा दामाद दोनों को देना पड़ेगा, रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों देगा। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इन इंडिया, कहीं भी हो पकड़ के ले लेंगे पैसा, है ना। सबको पैसा देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी शैल बी डिटरमाइन वंस एंड कंटिन्यू फॉरएवर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया तो जीवन भर उसको वही चलेगा, नहीं, हर एक साल डिटरमाइन होता है ना। डीम रेसिडेंट मींस एन इंडिविजुअल हु इज अ फॉरेनर एज पर सेक्शन 61 इन द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वो सेक्शन 1
6-1 के हिसाब से ये आंसर सही नहीं, ये फॉल्स है, उल्टा बोल रहा है। बोथ आर फॉल्स, ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। ये सेट 1 था, सेट कौन सा था? हाँ, सेट 2 करते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक यूज? टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस टाइप का कॉस्टिंग यूज करती है? तो वो लोग यूज करती है बैच कॉस्टिंग। कौन सा? द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉलोड बाय, कॉस्ट अकाउंटिंग सबके द्वारा यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज सबके द्वारा किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के द्वारा। किलोवाट इज अ कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट, किलोवाट क्या है? कॉस्ट यूनिट है। विच आर द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर? कौन सा कॉस्ट सेंटर का? डी, है ना? कैंटीन एक्सपेंसेस इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तुमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। द कॉस्ट यूनिट ऑफ एन आयरन स्टील इज टन, सही है। द कॉस्ट यूनिट फॉर पावर इंडस्ट्री इज मशीन आवर, नहीं। ए इज ट्रू, बी इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेलिंग कॉस्ट? कौन सा इसमें से सेलिंग कॉस्ट है? सब कुछ, सब कुछ ही सेलिंग कॉस्ट है, सब कुछ ही। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सेड, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री स्टोर फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फैक्ट्री स्टोर का कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आएगा, इसके अंदर में आएगा। आंसर क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा हेड? फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, सैलरी तो फिक्स मिलेगा। अच्छा, 100 का 1400, 200 का 2800। अबे पगला, फिक्स तो 1400 रह जाता तब कहलाता, ये तो वैरी कर रहा है, प्योर वैरी कर रहा है। 200 से 400 हुआ, डबल हुआ, तो 2800 से 56 डबल हो गया, प्योर वेरिएबल है। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, यही तो एगो आता है, जिंदगी में कुछ सीखे हैं तो वो है प्राइम कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? कौन सा इसमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? लेबर कॉस्ट पूछा है, मैनेजर का नहीं होगा, फॉरमैन का नहीं होगा, वेल्डर का होगा, किसका? डेवलपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, डेवलपमेंट कॉस्ट किसको बोला जाता है? हाँ सर, हाँ सर बोलिए। पता नहीं हम कहाँ तक आए हम लोग। डेवलपमेंट कॉस्ट किसके साथ कंसिस्ट करता है ना? तो परचेज ऑफ लैंड, परचेजिंग ऑफ लैंड, लीगल फीस फॉर परचेजिंग, सब चीज, है ना? सब डेवलपमेंट के काम में आएगा। विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट इज अ डायरेक्ट मटेरियल? कौन सा इसमें से डायरेक्ट मटेरियल है? लेदर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शूज। कन्वर्सन कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो कॉस्ट कन्वर्ट करने में लगता है ना? मतलब तुम बोल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद जो होता है, माइनस किया है, माइनस नहीं होगा। सी, सी देखो, नहीं मैंने ठीक ही तो है, मटेरियल और कन्वर्सन बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? कन्वर्सन में मटेरियल छोड़ के, कन्वर्सन में, क्योंकि मटेरियल तो अपने आप में रॉ मटेरियल है। इसी जैसे मानो कि रॉ मटेरियल कॉटन है, अब कॉटन को हमको अगर शर्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कॉटन तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में डायरेक्ट लेबर देना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तब जाके ये तीनों लगाएंगे, तब जाके वो शर्ट के पीस में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल को कंसीडर नहीं किया रहा है, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है ही, और उसी को तो कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किसके में कन्वर्ट करना है? फिनिश गुड्स में। किसमें? आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कौन सा इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन,
रॉयल्टी ऑन प्रॉफिट माइनस सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो कौन है, प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 356, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, कैरेज दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल दिया हुआ है, ध्यान रखोगे हाँ, कैरेज ऑन, इस कैरेज को कंसीडर नहीं करना है। रॉ मटेरियल का कंज्यूम का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, ओह इजी तो है, सुनो प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट मटेरियल वही रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट, क्या जाता है, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट है 356 और डायरेक्ट वेजेस है कितना 160, कितना है 160 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 196, कितना बचेगा, सो आंसर होगा 196। वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन, तो 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट, सैलरी ऑफ वर्कर, वर्क मैनेजर, वर्क मैनेजर का सैलरी जो होता है वो फिक्स होता है, वर्क मैनेजर का जो सैलरी होता है, सैलरी किसी भी बड़े इंसान का मैनेजर लेवल का फिक्स ही होता है। इनकम टैक्स जाओ, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स स्ट्रक्चर इज नॉर्मेटिव इन नेचर, है ना, प्रोग्रेसिव रहता है तो प्रोग्रेसिव रहते हैं, अभी प्रोग्रेसिव नहीं है तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉर्मल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा कमाएगा, नॉर्मल मतलब जो ज्यादा कमाता है ज्यादा इनकम टैक्स देना है, कम कमाता है कम देना है, नॉर्मेटिव उसको बोलते हैं, है ना। एक रिग्रेसिव मतलब होता है गरीबों पे ज्यादा प्रभाव पड़ना। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, टैक्स ईयर भी बोला जाता है लेकिन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, हाँ अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोला जाता है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर सही था, फाइनेंशियल ईयर सही था, आंसर क्या दिया, आंसर यूनिफॉर्म दिया है, छोड़ दो, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर लिख के रखो। और द टर्म एसएससी इज डिफाइंड, एसएससी, एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, असेसमेंट ईयर दिया था 2 सबसेक्शन 9 में, है ना, देयर आर डैश सोर्स ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम 5 है, सोर्स ऑफ इनकम मोर देन 1 है, सैलरी, हमको सैलरी मिलता है ये हेड ऑफ इनकम है, लेकिन सैलरी का सोर्स मेरा 3 है ना, असेंबली से मिलता है, एसएमएस से मिलता है, एसएमआई से मिलता है, सोर्स अलग अलग हो सकता है ना, हेड एक ही है, हेड तो एक से ज्यादा सोर्स हो सकता है, मानो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस रूम का रेंट मिलता है, पीछे वाला सेंटर का भी रेंट मिलता है, तो 2 सोर्स है, बट हेड एक ही है, तो सोर्स बहुत सारा हो सकता है, बट हेड क्या है, लिमिटेड है, हेड क्या है, लिमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम, कौन सा इसमें से हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, विच इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम बाय अ पर्सन, नॉट टैक्सेबल, टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड है, गवर्नमेंट से कुछ भी मिलता है एग्जेम्प्टेड रहता है। देखो ये वाला एलआईसी का सेक्शन 1010 डी है, लोकल 10 to 1035 है, ऑप्शन देखो, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, इनकम रिसीव इन इंडिया सबको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल पर रेसिडेंट और रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम विच इज एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया होगा, है ना, तो बेटा दामाद देगा, कौन देगा,
Is taxable for resident but ordinary is taxable only for non-resident. ना ना ये होगा. Is taxable for resident but not ordinary resident. अच्छा. Incurring income accruing in Bangladesh and receive therein. सिर्फ बेटा देगा. कौन देगा? Resident and ordinary resident. Mr. Rakesh goes outside India every year for 260 days. समझो 260 दिन के लिए विदेश जा रहा है. तो 365 दिन में 260 दिन बाहर ही रहता है, तो 105 दिन इंडिया में रहता है. तो सेक्शन 61C के हिसाब से 60 दिन तो रह गया. अच्छा, 4 साल में अगर देखा जाए, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 420, तो 365 से भी ज्यादा रह गया, है ना. तो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है. Mr. Rajiv Goyal, a citizen of India, has come to India for the first time on 1st August. अब अगस्त में आया. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना इंडिया में लग गया है. रेसिडेंट है. ध्यान दो, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, फर्स्ट टाइम. तो वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा. किसको फुलफिल नहीं करेगा? सेक्शन 66 वाला एडिशनल कंडीशन को फुलफिल. रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. क्या नहीं है? Which of the following conditions is to be fulfilled by demand deemed resident in India? है ना. डीम्ड रेसिडेंट के द्वारा कौन सा कंडीशन क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए, है ना. मान लिया जाना. जैसे मानो कि हम जो इंडियन ओरिजिन है, क्या है? इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आता है घूमने पर्पज से. लेकिन अगर वो 120 दिन से ज्यादा रह गया और 15 लाख से ज्यादा इनकम कमा ले रहा है, तो तो उसका इनकम टैक्सेबल माना जाएगा. तो अगर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाता है. जिसका इनकम, है ना, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, एक्सीड करता है 15 लाख से ज्यादा, हाँ, वो अदर कंट्री में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है, तो वो इंडिया में टैक्स देने के लिए लाइबल है. क्या बोले, समझा? अगर ऐसा कोई पर्सन है जो इंडिया से आउटसाइड इंडिया रहता है बट इंडिया में रहता आता जाता रहता है और टोटल इनकम उसका 15 लाख से ज्यादा है और कहीं भी कोई अदर कंट्री में टैक्स देना नहीं है उसको, तो डीम्ड इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा और उससे टैक्स ले लिया जाएगा. क्या ले लिया जाएगा? कहीं नहीं देगा तो मेरे को दे दो. ब्रेटली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, विजिट इंडिया फॉर 100 डेज. 100 डेज आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा. तो उस हिसाब से रेसिडेंट तो हो गया, बट 100 दिन ही रहता है. कितना दिन रहता है? तो 7 सालों में 700 दिन ही होगा, जबकि 7 सालों में 730 दिन रहना चाहिए था. तो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, 730 होता है दीदी, ऐसे याद कर लो. 365 करके 2 साल, है ना, 730 दिन होता है. सो रेसिडेंट तो है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. To be a resident or ordinary resident in India, how many conditions of section 6C? There are 2 additional condition, है ना. कितना कंडीशन है? मिस्टर रॉय एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया से बाहर गया है बेचारा, है ना. तो कितना दिन के लिए जाएगा फॉरेन ट्रिप में कि उसको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा? मैंने कितना दिन इंडिया में बिता 59 डेज. घूमने तो जा रहा है, क्या करने जा रहा है? तो उस पर सेक्शन 61C एप्लीकेबल होगा. और सेक्शन 61C कब एप्लीकेबल हो जाएगा? जब 60 दिन रह जाएगा तब. हम 59 दिन रहेंगे, उसका चल जाएंगे, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा. होल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हिज पीरियड ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया. एक ही जगह रहना जरूरी, नो नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस एंड एट वन प्लेस. एक जगह रहना, कंटिन्यूअस रहना भी जरूरी नहीं है. तो हम लोग 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए. और बाकी का क्लास में कर लेंगे, है ना. टाइम मिलेगा ना तो बोलेंगे तो कल या बुधवार को क्लास रखेंगे.